हेलो गाइस, आई एम इशिका फ्रॉम फ्यूचरिस्मो अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 13B, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 13B की, जो बात करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। अब यहाँ पे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट से आप क्या समझते हो? म्यूचुअल कंसेंट का क्या मतलब हुआ कि जब दोनों ही पार्टनर्स की मर्जी हो, जब दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे से डाइवोर्स लेना चाह रहे हो, दोनों चाहते हैं कि नहीं अब हमें सेपरेट हो जाना चाहिए, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। अब क्या रीजन हो सकता है कि हाँ उनके बीच में इतनी फाइट्स हो रही है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि वो लास्ट में डिसाइड करते हैं कि अब हम साथ नहीं रह सकते, हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, अब हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो दोनों ही आपस में डिसाइड करते हैं कि अब हम डाइवोर्स लेंगे, दोनों की ही कंसेंट होती है उसके अंदर। अब ये जो हमारा सेक्शन 13 भी है वो हमारा 1976 में ऐड हुआ था, ये हमारा बाद में ऐड हुआ था 68 अमेंडमेंट एक्ट में। तो इसका फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है? अ पिटिशन फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में बी प्रेजेंटेड जॉइंटली बाय बोथ द स्पाउस ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। यानी दोनों ही पार्टी, यानी दोनों ही हस्बैंड और वाइफ डाइवोर्स की पिटिशन ला सकते हैं जब ये ग्राउंड सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब ये कौन कौन से ग्राउंड है? पहला, दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी उनको अलग रहते हुए कितने टाइम हो गया हो? 1 साल हो गया हो। अब यहाँ पे अलग रहने की बात करिए तो खाली ये नहीं कि फिजिकली वो अलग हो, यानी वो अलग रह रहा है, वो वाइफ अलग रह रही है, हस्बैंड अलग रह रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो बट हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे हो तो वो भी आपका लिविंग सेपरेटली में आता है। यहाँ पे खाली फिजिकल सेपरेशन की बात नहीं करी गई है। एक तो 1 साल हो गया हो आपको अलग रहते हुए। दूसरा, दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, वो साथ नहीं रहना चाहते हो, वो मतलब एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते हो, या फिर वो एक दूसरे से इतने परेशान हो गए हो कि बस वो डिसाइड कर रहा है अब हमें अलग रहना है, ना मैं तेरे साथ खुश हूँ ना तू मेरे साथ खुश है। तो दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, वो साथ नहीं रह पा रहे हो। थर्ड, दे हैव म्यूचुअली एग्री टू लिव सेपरेटली, वो दोनों म्यूचुअली एग्री हो, यानी दोनों अपनी मर्जी से एग्री हो डाइवोर्स लेने के लिए, अलग अलग रहने के लिए। दोनों की कंसेंट होनी इसमें जरूरी है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में। तो जब ये तीन पिटिशन जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तब आपकी जाएगी फर्स्ट पिटिशन डाइवोर्स की। जब ये तीनों कंडीशन आपकी, या तो एक पहली कि आप 1 साल से अलग रह रहे हो, दूसरी आप एक साथ नहीं रह सकते अब, और तीसरी जब आप म्यूचुअली एग्री हो, जब ये तीनों कंडीशंस आपके फुलफिल हो जाएंगी उसी के बाद आप डाइवोर्स की पहली पिटिशन यानी फर्स्ट पिटिशन फाइल कर सकते हो कोर्ट में। अब फर्स्ट पिटिशन फाइल तो आपने कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फर्स्ट पिटिशन के बाद ही डाइवोर्स मिल जाएगा। इसके बाद आपको फर्स्ट पिटिशन के बाद आपको 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा। क्यों? अब मैं आगे बताती हूँ। क्लॉज 2 यानी सेकंड पिटिशन की ये बात करता है। अब सेकंड पिटिशन कब जाएगी इसकी? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट पिटिशन बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ। अब इसको ऐसे समझना, जैसे समझ लो ये हस्बैंड है, यहाँ पे एक हस्बैंड है और वाइफ है, ठीक है। वो 1 साल से लिविंग सेपरेट अलग रह रहे हैं, 1 साल हो गया उन्हें अलग रहते हुए। अब अलग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे हैं, तो वो पहले पिटिशन कोर्ट में फाइल करेंगे, जो मैंने आपको पीछे बताया है कि जब वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तब आप पहले पिटिशन फाइल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा वो मैं भी बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा। अब 6 मंथ जैसे ही पूरे होंगे उसी के बाद आप सेकंड पिटिशन कोर्ट में फाइल कर सकते हो, और सेकंड पिटिशन फाइल करने के बाद आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। और अब सेकंड पिटिशन आप कब तक फाइल कर सकते हो? 18 मंथ तक। बस फर्स्ट पिटिशन के 6 मंथ से लेकर फर्स्ट पिटिशन के 18 मंथ तक की आप सेकंड पिटिशन को फाइल करते हो। अगर कोई यहाँ पे कोई पिटिशन लेकर आता है 18 मंथ्स के बाद, तो उसकी पिटिशन को डिसमिस कर दिया जाएगा, कोर्ट उसकी पिटिशन को डिसमिस कर देगी। अब ये जो हमारा पीरियड ऑफ 6 मंथ का ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा वेटिंग पीरियड है, जो हमारा 6 मंथ का फर्स्ट पिटिशन से सेकंड पिटिशन का जो हमारा वेटिंग पीरियड है, उसे हम क्या बोलते हैं? कूलिंग पीरियड। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब ये जो हमारे यहाँ पे हमें जो 6 मंथ का हमें टाइम दे रहे हैं, कोर्ट जो हमें 6 मंथ का टाइम दे रही है, वो क्यों दे रही है? तो आंसर क्या है इसका?
देयर इज अ कूलिंग पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मंथ टू 18 मंथ। एक तरीके से हमारा 6 मंथ से लेकर पूरा 18 मंथ का ये टाइम दिया जाता है कि आप सेकंड पिटिशन इसमें जब मर्जी फाइल कर सकते हो, जिसे हम पीरियड ऑफ इंटरगनम बोलते हैं। तो जो हमारा कूलिंग पीरियड है वो हमारा 6 से 18 मंथ का होता है। बिफोर फाइनलाइजिंग द डाइवोर्स को पूरा फाइनलाइज करने के लिए हमें ये टाइम दिया जाता है। अब ये पीरियड क्यों दिया जाता है हमें? दिस पीरियड इज गिवन टू बोथ पार्टीज टाइम टू रीथिंक देयर डिसीजन टू डिवोर्स, यानी वो अपना जो उनका डाइवोर्स का जो डिसीजन है, जो उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड करा है डाइवोर्स लेने का, वो उस पर एक बार और सोच पाए। अगर वो सोचेंगे, अगर उन्होंने मतलब समझ लो कि कोर्ट ने टाइम दिया तो पार्टीज ने सोचा नहीं यार मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, तो बाद में क्या हुआ, रिकंसिलेशन उनका हो गया, तो कोर्ट इसीलिए ये 6 मंथ का टाइम देती है कि पार्टीज अगर चाहे तो एक बार फिर से अपने डिसीजन के बारे में सोच सकती है। उनको एक तरीके से एक तरीके से उनको सेकंड चांस दिया जाता है अपनी मैरिज के बारे में सोचने का। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ 6 मंथ पीरियड का। अब कोर्ट आपकी जो पिटीशन है उसको डिसमिस कब कर सकता है? जो आप सेकंड पिटीशन कोर्ट में फाइल करोगे, कोर्ट उसको डिसमिस कब कर सकता है? पहला, इफ नो मोशन फाइल्ड विद इन 18 मंथ, जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप 6 से 18 मंथ का टाइम होता है सेकंड पिटीशन फाइल करने का, बट अगर कोई 18 मंथ तक की सेकंड पिटीशन को नहीं लाता, यहाँ लाता है कोई, समझ लो 20 मंथ में लाता है, तो यहाँ पे कोर्ट आपकी पिटीशन को डिसमिस कर देगा, क्योंकि जो आपका टाइम था वो फिनिश हो चुका है। और दूसरा, एनी पार्टी विड्रॉ हिज और हिज कंसेंट, अगर कोई भी पार्टी क्या करती है अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लेती है, यानी वो बोलता है नहीं मुझे, एक पार्टी कहती है, जैसे समझ लो यहाँ पे हस्बैंड है, ठीक है, यहाँ वाइफ है, दोनों ने पहले म्यूचुअली एग्री करा हमें डाइवोर्स चाहिए, ठीक है, फर्स्ट पिटीशन भी इन्होंने फाइल कर दी कोर्ट में। अब जब बात आई सेकंड पिटीशन फाइल करने की, हस्बैंड ने बोला मुझे डाइवोर्स चाहिए, वाइफ ने बोला मुझे डाइवोर्स ही नहीं चाहिए, मुझे तो डाइवोर्स चाहिए नहीं, तो कोर्ट क्या करेगी, आपकी जो पिटीशन है सेकंड वाले उसको डिसमिस कर देगी, क्योंकि वाइफ ने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया। नोट, द कोर्ट कैन ग्रांट अ डिवोर्स डिक्री एंड डिसॉल्व द मैरिज इफ इट कम्स टू नो दैट द यूनिलेटरल विड्रॉल ऑफ कंसेंट इज नॉट जेन्युइन। अगर कोर्ट को लगता है कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वाइफ ने अपनी कंसेंट को विड्रॉ करा है, बट अगर कोर्ट को लगता है कि वाइफ ने जो अपनी कंसेंट को विड्रॉ करा है वो जेन्युइन नहीं है, वो किससे है, या तो फोर्स से है, कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी किसी उसको डरा धमका के उसकी कंसेंट को हटाया गया, विड्रॉ करवाया गया है, तो कोर्ट क्या करेगी, डाइवोर्स की डिग्री पास कर देगी। हाउएवर इट इज क्रिटिकल टू असर्टेन, यानी कोर्ट के लिए मुश्किल होता है कि जो विड्रॉ करिए सामने वाली पार्टी ने वो किसी क्वेश्चन में करिए, फ्रॉड में करिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस में करिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आती है हमारी म्यूचुअल कंसेंट और फ्री कंसेंट। अब म्यूचुअल कंसेंट का मतलब तो जब दोनों ही अपनी कंसेंट से डाइवोर्स ले रहे हो, यहाँ पे बात आती है हमारी फ्री कंसेंट की। अब फ्री कंसेंट से मतलब कि जो सामने वाला पर्सन है वो किसी दबाव में तो अपनी कंसेंट चेंज नहीं कर रहा, तो यही बात करी गई है कि कोई क्वेश्चन, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस में अपनी कंसेंट को चेंज ना करे। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी ने दबाव में अपनी कंसेंट को चेंज करा है तो वो डाइवोर्स की डिक्री पास कर देगा। अब इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है इसी में, इस पीरियड ऑफ 6 मंथ मैंडेटरी। अब ये जो हमें 6 मंथ का टाइम दिया जाता है फर्स्ट पिटीशन से सेकंड पिटीशन तक, जो हमें 6 मंथ का बीच में टाइम दिया है, वेटिंग पीरियड दिया गया है, कूलिंग पीरियड जिसे हम बोलते हैं, क्या वो मैंडेटरी है? तो आंसर इज नो, ये हमारा मैंडेटरी नहीं है। अब इसको मैं एक केस से बताती हूँ। केस था हमारा अमरदीप सिंह वर्सेस हरवलिन कौर, 2017 का ये केस था। इस केस में क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट देयर इज नो नीड टू वेट फॉर 6 मंथ कूलिंग पीरियड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस में कि कोई जरूरत नहीं है 6 महीने का वेटिंग पीरियड होने की, कोई जरूरत नहीं है कूलिंग ऑफ पीरियड होने की। तो इस केस में क्या होता, जो कपल थे उनके बीच में लड़ाई होती थी, जो कि सिविल से क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे पहुंच गई थी। तो कपल एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते थे, उन्होंने सब अपना डिसाइड कर लिया था, अपने कस्टडी चाइल्ड की कैसे मेंटेनेंस वगैरह, एलिमनी, सब कुछ उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हम इस डाइवोर्स को डिले करते हैं, अगर हम इन्हें 6 मंथ का टाइम देते हैं, तो ये खाली उनको हर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ कर दिया था और डाइवोर्स सीधा दे दिया था फर्स्ट पिटिशन के बाद। और इसके अंदर कुछ कंडीशंस भी दी थी। Also held that at the time of filing first petition, the parties have been living
सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। यानी अगर किसी को 6 मंथ का किसी का रिलेशन इतना बैडली पूरी तरीके से टूट गया है तो वो फर्स्ट पिटिशन के बाद भी सीधा डाइवोर्स ले सकता है। बट या तो वो 18 मंथ्स तक सेपरेटली रह रहे हो, पीछे था हमारा 1 ईयर तक, बट यहाँ पे अगर आपको तुरंत ही चाहिए तो 18 मंथ, मिनिमम 18 मंथ तक आप अलग अलग रह रहे हो तो आपको सीधा डाइवोर्स मिल जाएगा। और देर इज नो चांस ऑफ रिकंसिलिएशन, यानी आपके बीच में बिल्कुल भी चांस ही ना हो वापस एक साथ आने का, एक साथ अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन निभाने का। थर्ड, द पार्टीज हैव जेन्युइनली सेटल्ड एलिमनी कस्टडी एंड अदर पेंडिंग इश्यूज। जो पार्टीज है उन्होंने खुद ही अपने जो इश्यूज है छोटे मोटे, यानी कस्टडी से लेकर मेंटेनेंस से लेकर रिलेटेड सारे अपने आप ही सेटल कर लियो। तो जब ये कंडीशंस हो गई तो कोर्ट आपको डायरेक्टली फर्स्ट के बाद डाइवोर्स फाइनलाइज कर देगा। अब ये जो पावर है कि जो 6 मंथ का जो पीरियड है उसको हटाने की पावर किसके पास है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो कि हमारा आर्टिकल 142 में गिवन है। अब क्या पावर है वो? हमारी इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। अब इसी को मैं आपको आगे बताती हूँ ये है क्या। इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो कि बात करता है क्या है इसका मतलब, पहले मतलब देख लेते हैं, हमें मतलब देख लेते हैं। दिस मीन्स द कपल कैन नो लॉन्गर लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, यानी जो कपल है वो हस्बैंड और वाइफ की तरह बिल्कुल भी रहना ही नहीं चाहते, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। बोथ पार्टनर और वन मस्ट हैव टू प्रूव टू द कोर्ट दैट द मैरिज ब्रोक डाउन सो बैडली। दोनों, या तो दोनों पार्टनर कोर्ट को ये प्रूव करेंगे या फिर कोई भी एक पार्टनर ये प्रूव करेगा कोर्ट को जो उनकी मैरिज है वो बुरी तरीके से टूट चुकी है, उनके बीच में जरा सा भी चांस नहीं है वापस आने का, एक दूसरे के साथ वापस आने का, और एक दूसरे की वो शक्ल नहीं देखना चाहते, बस अब वो चाहते हैं कि हम अलग हो जाए तुरंत। That there is no reasonable cause of getting back together, कोई भी उनके पास रीजन नहीं है एक दूसरे के साथ वापस रहने का, एक दूसरे के पास वापस आने का। तो कोर्ट मेड दिस ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, कोर्ट ने ही एक इसको ये जो हमारा डाइवोर्स का ग्राउंड है कोर्ट ने ही इसको बनाया था, इसका कोई हिंदू मैरिज में पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की। अब एक केस है समझाती हूँ, अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन 2009 का ये केस है। इसमें क्या हुआ था? इट वाज हेल्ड दैट द पावर टू ग्रांट डाइवोर्स ऑन अ ग्राउंड व्हिच इज नॉट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट solely lies with सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हो रहा था, जो डाइवोर्स की जो पावर, डाइवोर्स ग्रांट करने की जो पावर होती है जो कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में नहीं दी है, वो किसके पास है? खाली सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी जो हमारी जो इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की जो पावर है वो खाली सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। खाली सुप्रीम कोर्ट ही इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के अंदर डाइवोर्स दे सकती है पार्टी को, यानी जिसको 6 मंथ का कूलिंग पीरियड नहीं चाहिए वो इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में डाइवोर्स ले सकते हैं। अब हमारे कुछ एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ एविडेंस द कोर्ट विल एक्सेप्ट एज अ प्रूफ ऑफ इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। कौन ऐसे क्या क्या एग्जाम्पल है जो एविडेंस की तरह काम करेंगे, यानी कोर्ट में एक एविडेंस की तरह काम करेंगे अगर हमें इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में अपनी मैरिज को अपनी मैरिज से हमें डाइवोर्स लेना है। ऐसे कौन कौन से एविडेंस है? पहला, द कपल हैज नॉट लिव टुगेदर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम, यानी जो कपल है वो बहुत टाइम से हस्बैंड और वाइफ की तरह नहीं रह रहे, अगर वो ये कोर्ट में बता देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, तो उनको इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में डाइवोर्स मिल जाएगा। Second, one partner has sexual intercourse with somebody else and because of this other party find it impossible to continue living together as husband and wife। यानी अगर कोई पर्सन अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी और पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो अब क्या हो जाता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है उस पार्टनर के साथ रहना। तो इस ग्राउंड पे भी आपको इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का डिफेंस मिल सकता है। और थर्ड, वन पार्टनर इज इन प्रिजन आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड एन हैबिचुअल क्रिमिनल, यानी अगर आपको कोई पार्टनर है वो उसको हमने हैबिचुअल क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, यानी उसने इतने क्राइम करे कि वो जेल में पड़ा और उसको हमने हैबिचुअल क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, तो कोई भी पार्टी इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले लेगी। फोर्थ, वन पार्टनर डिजर्टेड द अदर, एक
एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ के भाग गए हो, जैसे आपका हस्बैंड आपको छोड़ के भाग गए या आपकी वाइफ आपको छोड़ के भाग गई हो, तो आपको 6 महीने का वेट करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ, वन पार्टनर अब्यूज अदर, फॉर एग्जाम्पल द हस्बैंड कीप असॉल्टिंग द वाइफ। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को असॉल्ट करता है या फिर उसको उल्टा सीधा कहता है, उस पर अलग अलग तरीके से एलिगेशन लगाता है, तो आप डाइवोर्स ले सकते हो सीधा। वन पार्टनर इज एन एल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट, यानी कोई अगर आपका पार्टनर क्या है, वो एल्कोहलिक है, बहुत ही ज्यादा उसको डेली पीने को चाहिए, या फिर उसको ड्रग्स का एडिक्शन है, तो इस ग्राउंड पे भी आपको तुरंत डाइवोर्स मिल जाएगा। सेवन, द पार्टनर नो लॉन्गर लव ईच अदर व्हेन दे मे बी टू डिफरेंट और दे मैरिड व्हेन दे वर टू यंग, यानी जब पार्टनर्स एक दूसरे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, यानी उनकी जब या फिर जब उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई हो, जब वो यंग हो, उस केस में वो डायरेक्ट डाइवोर्स ले सकते हैं, या फिर कोई भी एक्ट जिससे पार्टनर्स के लिए इम्पॉसिबल हो जाए उसके साथ रहना, यानी वो बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर पाए अपने पार्टनर्स को, तो उनको क्या मिलेगा, डायरेक्ट इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में डाइवोर्स मिल जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 13B जो बात करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। आई होप आपको समझ आएगा, बाकी के लेक्चर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। Hope you like my video, and if you like my video please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon। and अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।